इसमें सिर्फ सेक्शन एक ही आता है, दैट इज सेक्शन 79। सेक्शन 79 सेक्शन किसके बारे में बताता है कि अब देखो, हम जानते वकील यहाँ पे कहाँ पे होते हैं, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, लेकिन सरकारी वकील यानी कि अ पर्सन हु विल फाइट द केसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ कोई भी केस करता है, जब किसी का कुछ उल्टा हो जाता है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ JNK-UT, लेकिन उनके बदले फिर केस लड़ेगा कौन, वो भी वकील ही लड़ेगा। लेकिन जो ये सरकार की तरफ से लड़ता है, अगर सेंटर की मैं बात करूं तो सेंटर में उस वकील को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट में या यूटी में इसको कहते हैं यहां पे हमारे लिए JK-UT, अदरवाइज स्टेट ऐसी बोलते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो हर एक स्टेट में होता है एक सरकारी वकील जो सरकार के केसेस लड़ता है। वैसी इस सेक्शन ने कहा कि देयर विल बी एडवोकेट जनरल ऑफ JK-UT, जिसको खुद कौन अपॉइंट करेंगे, LG। लेकिन अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या LG किसी को भी उठा के बना सकता है एडवोकेट जनरल यानी कि सरकार का वकील, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पे क्वालिफिकेशन होगी कि एक ऐसा शख्स जो क्वालिफाइड होगा टू बी दी हाई कोर्ट जज, है ना। ऐसा नहीं है कि LG अपने किसी रिश्तेदार को ले आएगा, वकील बन जाओ सरकार के। एक ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड होगा टू बी दी हाई कोर्ट जज, है वो नहीं बट क्वालिफाइड, ठीक है, तो उस इंसान को बनाया जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ दी JNK-UT। असल में ये भी कौन बताता है, गवर्नमेंट ही बताती है। जैसे अब देखो, इसको सरकार के केसेस लड़ने हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला वो बताएगा कि हमें कौन चाहिए वकील अपने लिए, तो वो बताता है LG को एंड पे अपॉइंट कौन करता है, LG। इट्स नॉट कि LG खुद से ही चुनता है, असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनना होता है कि हु दे वांट टू अपॉइंट एज द एडवोकेट जनरल ऑफ देयर गवर्नमेंट, वकील कौन चाहिए उनको, तो वो भी किसको चुनते हैं, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द हाई कोर्ट जज, ठीक है, जिसकी जो इतना है कि हाई कोर्ट जज बन सकता है, वो उसी को वो चुनते हैं, वो नाम देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं किसको, LG को, LG उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ये सब इसमें लिखा है सेक्शन 79 में। सो विल मेंशन इनटू द सेक्शन, it provides for appointment of it provides for appointment of it provides for appointment of advocate general of JK-UT, advocate general of JK-UT by LG इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे इसी सेक्शन में, a person who is eligible to be a high court judge can be appointed as advocate general of JK-UT। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, पार्ट 10 सेक्शन 80 से लेके सेक्शन 83, ये सेक्शंस किसमें आते हैं, पार्ट 10 में। इसमें हम सेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरऑल बताऊंगा इन सेक्शंस में लिखा हुआ क्या है कि कैसे होगा एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, कि JNK-UT में एक्सपेंडिचर कैसे होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कैसे चलता जाएगा। मतलब कि ये कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल देखो, जिस टाइम पे यहाँ पे UT बनाई गई इन 2019, तो उस टाइम पे कौन थे, गवर्नर थे यहाँ पे लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब हो गया एक्ट का, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 31st, वी हैव बीन थ्रू दिस, 31 अक्टूबर को इंप्लीमेंटेशन हो गया। बट जो ये बीच में गैप था, इसमें खर्चा तो होगा ही ना, स्टेट चल रही है, UT चल रही है, ठीक है, वो तो खर्चा करना ही है ना, तो गवर्नर उस टाइम पे एक्सपेंडिचर कर सकता था। तो उसके प्रोविजंस इसी पूरे पार्ट में दिया है इन सेक्शंस में कि गवर्नर जो है वो एलोकेशन कर सकता है, एक्सपेंडिचर कर सकता है इस टाइम में जो बीच में गैप, उसके बाद जब LG खुद आएगा 31 अक्टूबर के बाद, उसके बाद वो देख लेगा। लेकिन गवर्नर पैसे निकलवा सकता है किसी प्लान के लिए, लेकिन ऐसा प्लान जो मैक्सिमम 6 मंथ तक चलेगा। मान लो अभी फॉर एग्जांपल कुछ एक छोटा सा ब्रिज बनाना था, कहीं पे जरूरी पड़ गया कि कहीं पे ब्रिज गिर गया, फॉर एग्जांपल अगर
9 अक्टूबर को एक्शन मिला था किसको, इस एक्ट को। मान लो 15 अगस्त को ब्रिज कहीं पे गिर गया, अब वो बनाना है ना, ऐसा थोड़ी अब हम वेट करेंगे जब यूटी फिर होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा फिर करेंगे, वो जरूरी बनाना है टू रेस्टोर द सर्विस, तो पैसा लगेगा ना उसमें। अब उस छोटे मोटे ब्रिज को बनाने में 1 महीना लगेगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 महीने या मान लो उसको 7 महीने लग सकते हैं बनाने के लिए, तो पैसा निकालना है उस टाइम पे। एक्सपेंडिचर और एलोकेशन कौन करेगा, गवर्नर, एग्जिस्टिंग गवर्नर जो था किसका, जेएनके यूटी का, वो पैसा निकाल सकता है, वो उस काम को करवा सकता है। बट ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा नहीं निकालेगा जिसमें 6 मंथ से ज्यादा टाइम लगेगा। अब समझ के ये किस में लिखा है, इन दिस पार्ट 10th, तो ये किस बारे में बात करता है, यू विल राइट इन दिस सेक्शन 80 है ये, विल राइट द सेक्शन 80। It mentions about authorization of expenditure and distribution of revenue by the existing governor और किससे पैसा निकाल सकते, कौन से फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जेकेयूटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे जेएनके स्टेट था बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जेकेयूटी, सो बाय द एग्जिस्टिंग गवर्नर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जेएनके, distribution of revenue by the existing governor from the consolidated governor, एलजी नहीं गवर्नर की बात कर रहा हूं, from the consolidated fund of UT of J&K, as he deems necessary, जो उसको लगता है जरूरी है अभी, तो वो कर सकता है वो, ठीक है। दैट इज, और जो बाकी सेक्शन है वो भी इसी बारे में लिखता है कि किस टाइम पे कितना खर्चा किस में निकाल सकता है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो हिसाब किताब हमें देखना नहीं है, बस ये है कि ये इसके बारे में बोलता है कि ऑथराइजेशन और एक्सपेंडिचर कर सकता था गवर्नर, जो उसको सही लगता है तब, ठीक है। नेक्स्ट इज देन पार्ट, कौन सा होगा, ये था पार्ट 10 था। Part 11. So next is part 11th. Part 11th में जो section है, that is only one section, that will be section 84. Section 84. तो ये सेक्शन सिर्फ एक चीज कहता है, एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी कि जो जेएनके स्टेट था ये देखना है इस टाइम पे एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितने, यानी कि जेएनके स्टेट के पास, अब हर एक घर में भी ऐसे ही होता है, वी हैव एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कर्जा, तो वही इसमें लिखा गया, इट टॉक्स अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सब चेक करने थे क्योंकि जरूरी होता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं और कर्जा कितना है हम पे, ठीक है। सो वी विल डायरेक्टली मेंशन इनटू दिस, इट मेंशंस अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ JNK UT, assets and liabilities of
JNK UT। लिखा सबने? इसके बाद नेक्स्ट इज पार्ट 12th। पार्ट 12th इसमें कहां से सेक्शन 85 से आता है? सेक्शन 85 तो सेक्शन 87। 12th पार्ट में 85 से 87। यहां भी हमारे पास एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी सेक्शन 85। 85 दो बार पूछा गया अभी तक एसएसबी में सेक्शन 85। ये क्या कह रहा है कि इसने कहा कि एस्टैब्लिश करनी है कहां पे? एडवाइजरी कमिटीज JNK UT में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जो फिर एडवाइस करेंगे उनको कि कैसे हमें JNK UT को एस्टैब्लिश करना है, कैसे इसको बनाना है, और यही कमिटीज बताएंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू का या किसी भी रिसोर्स का बिटवीन JNK एंड लद्दाख, क्योंकि अभी तक सब एक साथ था, अब हिस्सा बोलते हैं बंटवारा हो रहा है। तो इसके लिए एडवाइजरी कमिटीज बनाएगी गवर्नमेंट, हर 90 डेज के बाद एक नई कमिटी बनेगी। तो आफ्टर एवरी 90 डेज देयर विल बी ए न्यू कमिटी हु विल बी एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ टू गो ऑन विद द UT ऑफ JNK एंड लद्दाख। कैसे हम वहां पे चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन या हम कैसे डिवीजन करेंगे जो भी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो इंडस्ट्रीज है, बिटवीन लद्दाख एंड JNK। ठीक है, सो आप सेक्शन 85 में लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ It provides for the establishment of advisory committees, by central government, establishment of advisory committees by central government after every 90 days, committees by central government after every 90 days, who would recommend central government, how to manage the administration of, JK UT, how to manage the administration of JK UT। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 13th। पार्ट 13th इसमें सेक्शन 88 से सेक्शन 93 तक सब सेक्शन इसी में आते हैं, 88 से 93। अब यहाँ पे सेक्शन से डिस्कस नहीं होंगी, यहाँ पे ओवरऑल बता रहा हूँ कि इस पूरे पार्ट ने क्या किया, सर्विसेज के बारे में बताया। हम जानते हैं कि JNK स्टेट में दो टाइप ऑफ ऑफिसर्स होते थे या जो सर्विस करते गवर्नमेंट सर्विस में होते थे, एक तो सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, IAS ऑफिसर जैसे यहाँ काम करते थे वो कौन, सेंट्रल थे। SC जो यहाँ पे KS ऑफिसर्स या बाकी जो भी स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो कौन है, स्टेट के ऑफिशियल्स। तो यहां दोनों काम करते हैं, सेंटर के ऑफिशियल्स भी स्टेट के। तो उन्हीं के बारे में प्रोविजन जो है वो सब किसमें लिखे गए, इन द पार्ट 13 दैट वाज प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेंटर एंड द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, सो विल सिंपली मेंशन, सेक्शन ही लिखेंगे, ओवरऑल लिखेंगे पार्ट 13 क्या है। इट मेंशंस अबाउट प्रोविजंस related to the services, of both center and state. फिर लास्ट का जो पार्ट है दैट इज पार्ट 14th। पार्ट 14 इसमें कहां से आएंगे सेक्शंस, अभी तक कहां तक थे हम, तो 94 से 103 तक। इस पूरे पार्ट में जो भी बाकी मिसलेनियस छोटी छोटी चीजें थी या लीगल कोई चीज थी वो सब किसमें लिखा गया, पार्ट 14 में। तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अबाउट मिसलेनियस थिंग्स, क्योंकि ये वो सब वो बोलते हैं कि जो बचा कुचा था वो सब इसमें डाल दिया।
तो शॉर्ट में यू विल मेंशन कि यहाँ पे लीगल और मिसलेनियस प्रोविजंस लिखे गए इन पार्ट 14th. So we'll mention in this it contains other legal and miscellaneous provisions of JKUT. Miscellaneous provisions of JKUT. JKUT. So देखिए हम देखेंगे चेंज, यानी कि इसी एक्ट में जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019 का, उसमें कुछ चेंज लाई गई. कब? 2023 में. 2023 में एक बिल आई, उसको वैसे ही पास करवाया दोनों हाउसेज में, सेंटर में, चाहे वो लोकसभा था या राज्यसभा था, फिर उसी का बन गया एक्ट. अब वही देखेंगे वो चेंज जो थी 5 से 6 चेंज से जो लाई गई किसमें? 2019 के एक्ट में. सो न्यू हेडिंग एज JNK रीऑर्गेनाइजेशन, पुट इन ब्रैकेट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023. तो पहली चेंज जो लाई गई, सीट्स इंक्रीज की गई. हमने पहले देखा ओरिजिनल एक्ट में कि वहां पे बोला गया था कि डीलिमिटेशन जब हो जाएगी कंप्लीट, जब वो देखेंगे, पूरी स्टडी करेंगे JNK UT की, तो उसके बाद सीट्स बढ़ेंगी 107 से 114, 114 तक. तो वही पहली चेंज आ गई. 2023 में वो किया गया, सीट्स फॉर इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114. और इसमें भी बोला गया कि 24 सीट्स किसके लिए? POK के लिए. तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो बन गई अब असेंबली की, वो कितनी रहेगी? 90 MLAs चुने जाएंगे किसके लिए? फॉर JNK legislative assembly. That was the first change, so we'll mention this. Number 1, the act increased the total number of seats in JNK legislative assembly from 107 to 114. From 107 to 114. Next point. Among these seats, 24 seats will remain vacant until the occupation of POK ceases. Remains vacant until the occupation of POK ceases. Therefore, the effective strength of assembly will be 90 seats. The effective strength of assembly will be 90 seats. दूसरी चेंज, यानी कि इस एक्ट ने क्या लाई, जो अमेंडमेंट एक्ट था, हमने 2019 वाले एक्ट में देखा था कि रिजर्वेशन रखी जाएगी किनके लिए? SCs और ST के लिए. वहां पे एक प्रोविजन हमने देखा था, वो रिजर्वेशन किस हिसाब से दी जाएगी? अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन. तो 19 से लेकर 2023 तक देखा गया यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है SCs और STs की, तो उसी हिसाब से उनको सीट्स दी गई, रिजर्व रखी गई. इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रखी गई? 7 सीट्स रिजर्व्ड. ठीक है. और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी रखी गई? 9 सीट्स रिजर्व्ड, क्योंकि इतने साल लग गए उनको टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST. तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 7 सीट्स किसके लिए? SC के लिए, और 9 सीट्स किसके लिए? ST, आउट ऑफ द 90. ठीक है. तो आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2,
Third point we'll mention. Among these 90 seats, 7 would be reserved for SCs, 7 would be reserved for scheduled castes, and 9 seats for the scheduled tribes. Nine seats for the scheduled tribes in the Legislative Assembly of JKUT. इसके बाद नेक्स्ट एक और चेंज आती, इस एक्ट ने कहा कि 2 सेक्शंस ऐसे कश्मीर में जिनको रिप्रेजेंटेशन जरूरी मिलनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि वहां उनके भी लोग होने चाहिए, वहां उनकी भी एमएलएस होने चाहिए। ये कौन से 2 सेक्शंस थे? एक तो बताया गया कश्मीरी माइग्रेंट्स, और किसके बारे में बताया गया? डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके, जो डिफरेंट वॉर्स हो गई, 48 में हो गया, ठीक है, 60s में वॉर हो गया किसके साथ, 1999 में वॉर हो गया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो उस टाइम पे जो भाग क्या है, कहां पे, यहां इंडिया, हमने ऑप्ट किया इंडिया, तो डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके है, फ्रॉम पीओके, नॉट पाकिस्तान, ओनली फ्रॉम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कहां पे, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेकेयूटी। तो एक और चेंज की बात की गई, तो इसीलिए बोला गया कि 2 सीट्स नॉमिनेट हो सकती है किनसे? कश्मीरी माइग्रेंट से। कितनी? 2 सीट्स। और नॉमिनेट कौन करता है? एलजी। सो ही मेंशन 2 सीट्स विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द माइग्रेंट कम्युनिटी, यानी कि कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं, जिनने यहां से 1989 के बाद, जब 90s में मिलिटेंसी शुरू होगी, तो जितने भी लोग यहां से माइग्रेट हो गए कश्मीरीज टू आउटसाइड J&K, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया कि 2 सीट्स नॉमिनेट कर सकता है कौन? LG, if he feels so that they need representation into the legislative assembly of J&K UT। ऐसी जो ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान से जो बोला गया 2 और जो ये मेंबर्स है, वहां से भी नॉमिनेट कर सकते हैं कौन? LG कैन नॉमिनेट मेंबर्स फ्रॉम दी डिस्प्लेस्ड पर्संस, जो कहां से हुए? पाकिस्तान से। ओनली 1, नॉट इनके लिए 1 सीट, 1 पर्सन, इनके लिए 2 सीट्स, बट नॉमिनेट, मैं फिर से कह रहा हूं, इलेक्ट तो होंगे नहीं, तो दे विल बी नॉमिनेटेड बाय LG। तो ये थी और चेंज, दैट 2 more seats for these people and 1 seat for persons displaced from POK. So we'll mention the next point.